यशवी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 12 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके पहले वाले पॉइंट में लेक्चर में हम लोग अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात किए थे। उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स को भी मैंने उसमें बताया था, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप उसे ज़रूर नोट करेंगे। इस टॉपिक में भी हम लोग डिराइव करेंगे तीव्रता, और जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट्स करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब मैंने बताया था कि निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से लंबवत ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर जब तीव्रता ज्ञात की जाती है तो उस बिंदु को हम लोग निरक्षीय स्थिति की बिंदु कहते हैं। चित्र से थोड़ा सा इसे समझा जाए तो मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसमें माइनस चार्ज बिंदु ए पर और प्लस चार्ज बिंदु बी पर स्थित है। यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बीच की दूरी लेक्चर में हमने बताया था, 2l लेते हैं। मिड पॉइंट मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु O। निरक्ष में इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है। तो हमने O को इसका मध्य बिंदु लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक L। इसी प्रकार O से B तक की दूरी हो जाएगी L, और मध्य बिंदु से जो दूरी ले गई है P की, वह दूरी कितनी है, स्मॉल r। बिंदु A पर जो स्थित है आवेश और बिंदु B पर जो स्थित आवेश है, उन्हें क्रमशः हम मिला देते हैं A और B से। A और B से मिलाने पर अब इसमें बच्चों हम लोग PGP पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, क्योंकि यह एक लंबवत रेखा है, यह आधार माना जा सकता है। इस तरह से AP और BP की जो दूरियां होंगी वह आप निकाल सकते हैं। तो चित्र में AP बराबर BP, तो आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब ये आधार। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, बिंदु आवेश कितने हैं, दो बिंदु आवेश -q और +q। तो दोनों बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे डायरेक्शन सहित, और फिर उसे वेक्टर गणित के नियम से उसे परिणामी के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे। उसका परिणामी कितना होगा उसे हम निकाल लेंगे। तो पहले चित्र को कंप्लीट कर लेते हैं। और तो -q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो यहाँ पर लिखते रहें, फिगर को भी ड्रा कर देंगे। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता मान लेते हैं वो E1 है। कितना है, E1। तो परिमाण पहले निकाल लें। तो किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होता है, 1/4πε0 K इंटू Q/r²। यदि वह बिंदु आवेश किसी माध्यम में है तो K लेंगे, निर्वात में है तो K नहीं लेंगे।
तो हमने मान लिया है कि यह पूरा सिस्टम, यह वैद्युत द्विध्रुव किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपान r स्क्वायर। माइनस Q से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ पे भी वह दूरी उतनी ही होगी r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, इसलिए ये PVP के बराबर होगा। तो यहाँ से अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग दूरी का वर्ग करते हैं। इसे एक लाइन हल कर दे बच्चों, तो यह आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। करड़ी हट जाएगा वर्क करने पर। अभी तो ये परिमाण हुआ। डायरेक्शन, दिशा की बात करें तो दिशा तो मैंने बताया था ट्रिक, प्लस से दूर माइनस की ओर। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह उसी आवेश की ओर होगी, उसकी डायरेक्शन वह मान लेते हैं वह E1 है। क्या है? E1 हमने चित्र में दिखा दिया। तो यहाँ पर दिशा क्या लिखेंगे? P से A की ओर। इसी तरह से प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु P पर ही बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर मान लेते हैं उसके कारण तीव्रता कितनी है? E2 है। तो सिमिलरली इसी तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू आवेश Q अपान दूरी का वर्ग। सेम, तो यहाँ पर उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, ऊपर सेम वही चीज़ होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यही वैल्यू आएगी। परिमाण तो वही है, लेकिन दिशा की बात करें तो दिशा सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये है प्लस, तो प्लस से दूर, तो उस बिंदु पर त्रिज्यता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी? दूर जाएगी, उससे दूर। मान लेते हुआ है E2। तो E1 और E2 फिगर में हमने दिखा दिया। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है उसको मिलाने वाली उसी लाइन के अनुदिश ही है E2 और E1। तो दोनों बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की गणना कर ली। अब दिशा की बात है, तो दिशा किधर से है? B से P की ओर, उसी पॉइंट पर देखो बताएंगे। तो B से P की ओर तीव्रता निकल गई। अब यहाँ पर आगे मान लेते हैं कि ये जो लाइन AP और BP है वह वैद्युत द्विध्रुव से क्रमशः थीटा कोण बनाते हैं। कितने? थीटा कोण, एंगल थीटा ले लिए। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये दोनों एंगल थीटा है। तो यदि हम AB के पैरेलल एक लाइन खींचें यहाँ पर, तो यह भी एंगल संगत कोण के कारण थीटा होगा। सॉरी, ये एकांतर कोण से अगर देखें तो थीटा होगा, और यह कोण इस कोण से देखें संगत कोण से, तो यह भी क्या होगा? थीटा ही होगा। तो E1 और E2 के बीच डिग्री कितनी हो गई? 2 थीटा। भाई एक थीटा नीचे और एक थीटा ऊपर मिला के E1 E2 के बीच की कुल डिग्री कितनी हो गई? 2 थीटा हो गई। अब तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 तरीके से इसे गणना कर सकते हैं। एक तो उन तीव्रताओं को हम घटकों में बांट दें, E1 और E2 को घटक में डिवाइड कर दें, और एक जो वेक्टर में परिणामी निकालने का सीधे सीधे फार्मूला है उससे निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको वेक्टर में जो परिणामी निकालने का तरीका है समांतर चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से,
उससे हम बताते हैं। तो E1 और E2 के बीच कुल डिग्री कितनी हो गई? 2 थीटा। अब यहाँ देखें, माना बिंदु P पर नेट तीव्रता E है। नेट तीव्रता कितनी है? E है। तो इस नेट तीव्रता E को उस फिगर के हिसाब से हम लिख सकते हैं। अतः E बराबर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास उनके बीच की डिग्री, उनके बीच की कुल डिग्री कितनी है? 2 थीटा है। तो वहाँ पर हमने लिख दिया 2 थीटा। अगर आप ध्यान दें, यह फार्मूला बिल्कुल इसी तरह से यदि दो वेक्टर ए और बी हो तो परिणामी आप निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उनके बीच के एंगल का उज्ज्या लेते थे, कॉस लेते थे। तो यहाँ पर उनके बीच कोण कितना है? 2 थीटा है, इसलिए यहाँ पर कास 2 थीटा लिख दिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको हल करते हैं। E बराबर क्या लिख देंगे बच्चों? अच्छा, एक बार और थोड़ा सा ध्यान दें, यह फार्मूला बिल्कुल परिमाण को शो करता है। तो परिमाण में यदि हम देखें तो E1 और E2 एक दूसरे के क्या हैं? परिमाण। ये जो वैल्यू है परिमाण, दिशा को भी छोड़ दो, परिमाण। तो जितनी E1 की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू E2 की भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि E1 बराबर E2, इसलिए E बराबर, तो जहाँ जहाँ पे E2 है उसकी जगह E1 लिख दें, जहाँ जहाँ पर या E1 है उसकी जगह E2 लिख दें। तो कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जहाँ जहाँ पे E2 है बच्चों वहाँ पे हम लिख देते हैं E1। तो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 ऑलरेडी है, E2 की जगह E1 लिखेंगे तो यह भी 2E1 स्क्वायर बन जाएगा और कास 2 थीटा। इसे हल करते जाएं तो हो जाएगा रूट में 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कास 2 थीटा। ये हो गया अंडर रूट 2E1 स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, 1 प्लस कास 2 थीटा। क्लियर? अब E1 स्क्वायर को कर देते हैं बाहर। ये हो जाएगा E1 स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे तो E1 निकल जाएगा बाहर। अंदर बचा 2 प्लस 2, या आप इसे ऐसे ही लिखिए 2 प्लस 1 प्लस कास 2 थीटा को हम त्रिकोणमिति लगा देते हैं। तो कास 2 थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं कास 2 थीटा की जगह। तो 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और E1 ब्रैकेट में बचा क्या? 2 दूनी के 4, 4 कास स्क्वायर थीटा। अब 4 कास स्क्वायर थीटा का आप वर्गमूल ले लेंगे आसानी से। कितना आ जाएगा? नोट कर लेंगे। तो नेट तीव्रता कितनी आ गई हमारा? E बराबर आ गया 4 का रूट 2E1 ऑलरेडी है और कास स्क्वायर थीटा का कास थीटा। ये आ गई नेट तीव्रता। अब इसको और चेंज कर लेंगे। तो E1 की वैल्यू अभी हम जो लिखे थे उसको लिख देते हैं और कास थीटा का मान फिगर से रख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 2 गुणे
E1 की वैल्यू अभी हम लिखे थे 1/4πε0 के इंटू Q/r² प्लस L² इंटू ये E1 की वैल्यू हो गई। और कास थीटा को यदि मैं फिगर से लिखूँ बच्चों तो कास थीटा बराबर आधार L बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है, L है, किसी भी त्रिभुज में ले लें, इसमें लें या फिर इसमें लें, एक ही चीज लेने वाला है। तो आधार बटे के कर्ण, कर्ण कितना है r² प्लस L²। अब इसे हल कर देते हैं। E बराबर हो जाएगा सीधे 1/4πε0 के इंटू 2QL। ऊपर के अंश जितने एक साथ ले लिए और नीचे ध्यान दीजिए, ये हो गया r² प्लस L²। और इसको क्या लिखेंगे, r² प्लस L² के पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब उसके पावर 1/2 मानते हैं। तो यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 1/2, आधार बराबर हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू और 2QL को क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, वहाँ लिख देंगे P अपान r² प्लस L² और 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। तो ये हमारी मिल जाती है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। इसमें और मॉडिफाइड कर देंगे। अभी अगर हम यह माने आगे कि दूरी r जो है, यह बिंदु P जो है वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, यह दूरी इसके L की तुलना में बहुत अधिक हो, तो उस केस में L² को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि r इज ग्रेटर देन L तब L² को छोड़ने पर, तो छोड़ दिया जाए तो अब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू P और यहाँ पर हो जाएगा r², L² को छोड़ देंगे तो यहाँ पर 3/2 और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। E बराबर मिल गया हमारा 1/4πε0 के इंटू P/r³। तो निरक्षीय स्थिति में ये हो गया बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता का फार्मूला। अब यदि पहले और अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में हम देखें तो बस एक ही डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में, यहाँ पर अच्छी स्थिति में यहाँ पर 2 होता था, लेकिन निरक्षीय स्थिति में यहाँ 2 नहीं। इसका मीनिंग क्या है ये भी क्लियर कर दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। और समांतर चतुर्भुज के नियमों से यदि क्लियर करना है तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना देंगे उस आधार पे। तो ये जो लाइन है इस समांतर चतुर्भुज का, ये जो विकर्ण, यही इसकी क्या बताएगी, परिणामी। ये हो गया हमारा E। इस तरह से ये फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। इसी E को हमने वहाँ पर कैलकुलेट किया है कि इन दोनों का जो परिणामी E आया है वह यही आएगा। अच्छा, कुछ और बात, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वह एक सदिश राशि है, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की। तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन दिखाएं तो यह होगी P की डायरेक्शन। तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और उसके कारण जो नेट तीव्रता आ रही है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ठीक विपरीत हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर है, लेकिन नेट तीव्रता हमारी प्लस से माइनस की ओर आ रही है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, इसे हम नोट कर लेंगे। तो इसमें नोट करने की क्या बात है, नोट्स में ध्यान दें, पॉइंट वाइज करके लिख लेते हैं। तो निर्वात के लिए क्या लिखेंगे आप, K बराबर 1।
तब ई निरक्षी क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × P/r। सेकेंड, बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, वह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यह दूरी के क्या है, तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दोनों केस में तीव्रता घटेगी, लेकिन इस केस में तीव्रता दूरी बढ़ने पे ज़्यादा तेजी से घटेगी। यह बिंदु आवेश के कारण है। इसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। और E प्रोपोर्शनल 1/r³ दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती किसमें होती है, यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी दोनों स्थिति में तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो तीव्रता तो दोनों केस में घटती है बच्चों, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में ज़्यादा तेजी से घटती है दूरी बढ़ने में। दूरी यदि और बढ़ा दें, P को और ऊपर ले लें तो तीव्रता बहुत घट जाएगी। थर्ड, निरक्षीय स्थिति में इम्पॉर्टेंट, यह एग्जाम में पूछता है, निरक्षीय स्थिति में P तथा E जो निकल के आता है नेट, P तथा E एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप देख भी रहे हैं, अच्छी स्थिति में आपने देखा था दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में जो नेट तीव्रता निकल के आती है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। पॉइंट जरूर नोट करेंगे। लास्ट पॉइंट, इसको भी समझ लें, ई अच्छे हमने क्या पढ़ा था, 1/4πε0 × 2P/r³। क्या निर्वात के लिए बात करें या किसी माध्यम के लिए, तो अभी हम निर्वात के लिए बात कर रहे हैं। और ये निरक्षी क्या पढ़े, अभी पढ़े हम लोग 1/4πε0 × P/r³। तो दोनों में केवल 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ई अच्छी बराबर, ई अच्छी जो होता है वह 2 गुणे निरक्षी होता है, 2 गुणे ई निरक्षी होता है। यानी कि अगर हमें अच्छी स्थिति में तीव्रता मालूम हो तो उसका आधा कर दें तो निरक्षीय स्थिति में पता चल जाएगा, या निरक्षीय स्थिति में मालूम हो तो उसका दोगुना कर दे तो अच्छी स्थिति में पता चल जाएगा। बशर्ते ध्यान रहे कि पॉइंट उतनी ही दूर पे होनी चाहिए। मतलब ये यह वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो अच्छी स्थिति में जितनी दूरी पर हमने r दूरी पे लिया उतनी ही दूरी पर यदि r दूरी पर लें तो यहाँ पर तीव्रता यदि E सपोज कर लें, यहाँ पर E है, यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को और क्लियर कर देते हैं। सपोज कि यहाँ पर तीव्रता E है उतनी ही दूरी पर अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में उतनी ही दूरी पर वहाँ का आधा हो जाएगा, यहाँ पर E/2 हो जाएगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, इसे आप समझेंगे। क्लियर? फिर से अच्छी स्थिति में जितनी दूरी पर तीव्रता मिलती है उतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो वहाँ पर वहीं आधी हो जाएगी, या उसका उल्टा समझिए कि निरक्षीय स्थिति में जितनी तीव्रता मिल रही है अच्छी स्थिति में उतनी तीव्रता पर दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पर क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके बुक में जो देता है तीव्रता निकालने के लिए निरक्षीय स्थिति में, वो घटक के रूप में समझाया है। अगर आपको वो भी लेक्चर चाहिए तो हम उसे भी क्लियर कर देंगे। मुझे समझ में आता है कि आप इसे क्लियर करिए, ये सही चीज़ है। इससे आप वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसे अगर समझ रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।